नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्यन। आप देख रहे हैं विशेष चर्चा और आज मैं लाई हूं एक अहम मुद्दा। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया, लेकिन पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों पर इनका अलग अलग असर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन तबकों या समूहों को हुआ है जो पहले से ही हाशिए पर हैं और कमजोर हैं। इसमें वंचित जातियों से लेकर महिलाएं तक शामिल हैं। कोरोना संकट ने महिलाओं, चाहे वो खेती से जुड़ी हो या दूसरी कामकाजी गतिविधियों से या फिर स्वरोजगार से, उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। देश में खेती के काम में महिलाओं की भागीदारी लगभग 80% है, लेकिन खेती लायक जमीन पर हक केवल 2% है। ऐसे में कोरोना महामारी ने इन महिलाओं की समस्याओं को कितना बढ़ाया है। बाजार में जो भी नए अवसर बन रहे हैं, महिलाएं उनका कितना लाभ पा रही हैं या उनका कितना हिस्सा बन पा रही हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, ऐसे ही तमाम बातों पर केंद्रित है आज की हमारी ये विशेष चर्चा। कोरोना, कहां खड़ी हैं महिला किसान। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, खास महिलाएं हैं। हमारे साथ हैं कर्नाटक से किसान राज्य रायतू संघ की जो फार्म एक्टिविस्ट हैं चुक्की नंजुंदास्वामी, और हमारे साथ गुजरात से आनंदी की संस्थापक सदस्य नीता हैदरी जी भी जुड़ रही हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नीता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जिस तरह की कोविड से जो चुनौतियां सामने खड़ी हैं, अगर हम बात करें, आपका जो संगठन है आनंदी, वो तमाम महिलाओं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके साथ काम करती हैं, एक सबसे बड़ा नेटवर्क है विमेंस का। आप लोगों के किस तरह के अनुभव रहे जब हम बात करें इस कोविड से, और क्या चुनौतियां? तो अगर खेती किसानी की बात करें पहले, तो महिलाएं आज कहाँ खड़ी हैं? नमस्कार, धन्यवाद इस शो में इनवाइट करने के लिए। आनंदी एक हिस्सा है, राष्ट्रीय स्तर पर कई महिला संगठन हैं जो अलग अलग मुद्दों पर महिलाओं के हक अधिकार को एक वाचा देने के लिए, उस आवाज को बुलंद करने के लिए। महिला किसानों का भी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क है, मकाम। आनंदी उसका एक हिस्सा है और मैं उसी दृष्टिकोण से थोड़ी बात यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने आपकी शुरुआत में, शो की शुरुआत में ही कहा, महिलाओं की कृषि में जितनी ज्यादा भागीदारी है, करीब 80% से ज्यादा महिलाएं किसानी से जुड़ी हुई हैं। और जब हम किसानी की बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय नीति किसानी की परिभाषा जो करता है उसको भी मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। तो राष्ट्रीय नीति जो कहती है कि किसान हर कोई व्यक्ति है जो चाहे वो फार्म लेबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनका मालिकाना हक होना जरूरी है, पर किसान ये भी हो सकते हैं जो फार्म लेबर हैं, वो सॉल्ट पैन वर्कर्स हो सकते हैं, वो फिशर पीपल हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मर्स हो सकते हैं, वो रेशम के धागे या उस वर्म्स के सूत्र बनाने के काम में भी हो सकते हैं। ये सारे ही किसान लोग हैं। वन पैदाश इकट्ठा करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, वो भी किसान हैं। और हमें दिखा कि कोरोना के समय में काफी सारी महिलाएं जिनकी आजीविका एक तरह के काम पे नहीं पर विविध प्रकार के काम से जुड़ी हुई रहती है, इन सारी आजीविकाओं के ऊपर एक तरह से संकट तो है ही, साथ में कोरोना के समय में और संकट बढ़ा। मैं थोड़ा सा उसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि जब गेहूं की फसल में मध्य प्रदेश का उदाहरण लेके अगर मैं बताऊं, वहां और गुजरात में भी कुछ हद तक ये दिखा हमें कि गेहूं की फसल जब खड़ी थी, कटाई होनी थी, लॉकडाउन हो गया, और जब अधिकतर महिलाएं इन कामों पर श्रमिक के रूप में जाती हैं, वो फार्म लेबरर्स हैं, खेत मजदूर हैं, उनको जाना होता है, उनकी घर से आवाजाही बंद हो गई, मोबिलिटी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाई। उनके लिए सीजनल एक काम जो होता है आवक का, वो साधन बंद हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं वन उपज इकट्ठा करने की। इस समय में अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में महुआ का सीजन रहता है, महुआ के फूल चुनते हैं और एक तरह से 20-25 दिन की इस काम की मजदूरी से
या टिमरू पत्ता, जो तेंदू पत्ता होता है, उसकी इकट्ठा करने से जो जो आय होती है, उससे महिलाओं के परिवार जीते हैं। वो पत्ता इकट्ठा सुबह जल्दी जाके तोड़ के लाती हैं, दोपहर तक उसको उसके बंडल्स बनाती हैं, उसे शाम को बेचती हैं, उससे आय इकट्ठा होती है। उसी तरह से महुआ के फूल चुनती हैं, उसे शाम को बेचती हैं, जो कैश हाथ में आती है उसी से उनका घर चलता है। ऐसे समय में सारे लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में सारे कलेक्शन सेंटर्स बंद हो चुके थे। महिलाओं के पास एक तरह से उनकी जरूरतें थी, श्रम था, मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो कर भी रही थी, पर उसे बेचने के लिए कोई सेंटर्स जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शुरू करने चाहिए थे, वो सेंटर्स खुले नहीं थे। इस ऐसे समय में जब हम बात करते हैं, कई जगहों पर महिलाओं ने अपने समूह संगठन बनाए हैं। आमतौर पर हम उसे स्वसहाय जूथ या एसएचजीज कहते हैं, उनके फेडरेशंस होते हैं, उनके कलेक्टिव्स होते हैं। वुमेन फार्मर्स के इनफॉर्मल या फॉर्मल कलेक्टिव्स होते हैं, मंडली होते हैं। ऐसी ही एक मंडली ने अपने इलाके में इस काम का एक बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के सबसे गरीब परिवार जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ही नपते हैं, उनके लिए यही एक सीजन है जब वो कुछ कमाई कर सकते हैं। तो उस मंडली ने 4 अलग अलग इलाकों में करीब 20 गांव की महिलाओं को, जहां वो महुआ के फूल बेचने आ सकें, उनके लिए कलेक्शन सेंटर शुरू किए। हमने देखा वैसे समय में जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का महुआ का प्रति किलो दाम सिर्फ पहले 17 रुपए था, फिर बाद में वो 30 रुपए हुआ, जो बहुत ही कम है। कैसे, मतलब इतना श्रम करने के बाद जो उनको कलेक्शन होती है बहुत कम होती, वो पैसा कम था। इस मंडली ने उसी महुआ को 35 से 40 रुपए के दाम में खरीद कर करीब 250 महिलाओं के परिवारों में उस महीने में 2,900 रुपए तक की उनको आय के लिए मदद किया। तो एक तरह से कोरोना ने एक संकट खड़ा किया, पर जो काम आया वो महिलाओं के संगठन, उनकी सूझ और उनकी अपने एक दूसरे की जो सॉलिडारिटी है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो जरूरतें दिखती हैं, अपने आप को एक तरह से सपोर्ट किया। तो कठिनाई बहुत आई, नरेगा मजदूरों की आत्मनिर्भर बनाया, तो यानी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ी और जहां सरकार की तरफ से मदद की दरकार थी वहां पर हाथ खाली रहे। हम एक और अनुभव सुनने के लिए बात करते हैं चुक्की जी से। चुक्की जी, आप बताएं कि लॉकडाउन में तमाम तरह के जो अनुभव नीता जी ने सामने रखे, पूरे ही देश में सभी लोग इस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, और खास तौर से अगर खेती किसानी की बात की जाए तो बार बार ये बोला जा रहा था कि ऑल इज वेल, इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, मगर असल में धरातल में जो किसान हैं वो काफी परेशान थे। और अगर महिला किसानों की बात करें तो उनकी क्या स्थिति रही, क्योंकि महिला किसान तो एक तरह से इनविजिबल रहती हैं और उनका कहीं पर नाम भी नहीं होता, और जबकि सबसे ज्यादा काम 80% वर्कफोर्स महिलाओं की है। जी धन्यवाद। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके थोड़ा बात करूंगी। जो आनंद जी ने बताया कि वही हाल है यहाँ पे भी, दक्षिण भारत में भी वही हाल है। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमने ये देखा था कि गांव में ये जो क्या सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, और because the agrarian workers are mainly from the from the Dalit and Dalit sector, and the women, they the village self governments, they had imposed a ban on women going out of their villages for agricultural work, for farm activities. So there was freedom for men to go around, but women were not allowed because they always go in a group, in a vehicle. So there is no social distancing and this kind of things. Right. But there was no effort from the government or anything, or any other the local governance, to not even to recognize that this was a problem, because luckily for some days and alcohol was prohibited. So since alcohol was prohibited, the situation was was a very
जी, तो हम सभी ने उस समय ये सारी जो खबरें हैं वो सुनी थी, पढ़ी थी कि किस तरह से अल्कोहल की वजह से भी महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई, काफी इस तरह के खबरें सबने पढ़ी और कहीं ना कहीं जो पूरा सामाजिक और आर्थिक ताना बाना जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ, उसका भी असर महिलाओं ने झेला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कर्नाटका में एक आंदोलन चला हुआ है कि मद्य निषेध आंदोलन और मद्यपान निषेध आंदोलन, और इसमें लॉकडाउन के समय एक ऐसे मूवमेंट चली थी कि हर गांव से चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को 10 रुपए या 20 रुपए जो कुछ भी वो अफोर्ड कर सकते हैं उसका मनी ऑर्डर भेजें, क्योंकि गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि अगर हम लिकर शॉप्स को नहीं खोलेंगे तो हमें रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो महिलाओं का ये था कि हम आपको पैसा देंगे, आप ये गवर्नमेंट सरकार चलाने वाला जो बात है वो हम पर छोड़ दीजिए, पर वो मद्यपान वो जो अल्कोहल का शॉप है वो प्लीज बंद कर दीजिए। और महिलाओं का इतने आंसू भर के उनका लेटर लिखने का था और पैसा भेजे, सभी कर्नाटका के हर जिले से एक आंदोलन जैसे चला। एक the government was not even sensitive to even recognize that. That is what hurts they are so insensible. नीता जी के पास जाना चाहती हूँ। नीता जी, जिस तरह से जी चूंकि जी आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगी। नीता जी, ये बताएं कि हमने इस दौरान, कोविड के दौरान रिवर्स माइग्रेशन देखा, अब इससे किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? क्योंकि अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूं तो पहले ऐसा हो रहा था कि पुरुष जो हैं, अधिकतर पुरुष गांव से शहरों की तरफ काम की तलाश में आते हैं और इससे बोला गया कि पीछे महिलाएं घर का, गांव में सारा कामकाज, परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी। तो धीरे धीरे कहीं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सुनने को मिला कि उनको एक स्वतंत्र सोच, बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, दूध भी दो रही हैं, डेयरी का काम, पोल्ट्री का काम, फिशरीज का काम, तमाम तरह के अगर हम बोलें तो हैंडलूम का काम, ये सब संभालने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां। तो एक ऐसी इमेज सामने आई कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और साथ में जो तमाम रोजगार हैं। लेकिन अब जब रिवर्स माइग्रेशन हम देख रहे हैं तो इससे कहीं इस पूरी इमेज को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहीं चोट पहुंची है, कहीं झटका हुआ है, कहीं फिर से वापस डीफेमिनाइजेशन हुआ है। क्या कहेंगे आप, कैसे समझाएंगे इस चीज को? मुझे लगता है कि ये मेरी निजी सोच हो सकती है, पर मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में इस तरह से पितृसत्तात्मक सोच गढ़ी हुई है कि ये रिवर्स माइग्रेशन के बाद भी एक तरह से पूरा प्रभाव तो पुरुषों का हर जगह पे रहा। वो पहले की सिचुएशन में भी जैसे रहता ही था। मैं उदाहरण दे रही हूँ, हमारा काम गुजरात में जो उत्तर गुजरात का क्षेत्र है जहाँ आदिवासी इलाका ज़्यादा है, पंचमहाल दाहोद में, जहाँ करीब 60 से 70% परिवार साल में 6 से 8 महीने काम करने के लिए बाहर मजदूरी पे जाते हैं। ये सारे अनस्किल्ड लेबर हैं जिनका एक्चुअली कोई किसी भी तरह का नेगोशिएशन पावर नहीं रहता है। अपने वेजेस क्या होंगे, उनका रोजी क्या रहेगी, वो कैसा काम कर पाएंगे, क्या काम की सुविधाएं कार्यस्थल पर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई एजेंसी उनकी नहीं बनती है। ऐसे परिवार जब बाहर मजदूरी पे जाते हैं तो उनका जीवन निर्वाह बाहर से एक रेवेन्यू जो रेमिटेंस बाहर से आता है उसी पे रहता था। कोविड के समय में हमने 2 चीजें देखी। एक ये था कि जो परिवार वहां पर फंसे हुए थे उनके लिए यहाँ वापस आने के लिए जो तैयारियां करनी थी या उनको रहने के लिए जगह, वो 15 दिन यहाँ जब आएंगे तो क्वारंटीन रहेंगे, तब क्या करना होगा। एक तरह से महिलाएं जो घर पे थी बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, उनको इस चीज की पहले फिक्र करनी पड़ी कि जब पुरुष वापस घर आएंगे तो घर दिन अपने घर में क्वारंटीन हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन पे इतना फोकस नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली गुजरात में, तो परिवारों को अपेक्षा रखी गई कि वो वापस घर पे जाएंगे। ये सारा उनका काम और एडिशनल काम जो था वो महिलाओं के ऊपर आके एक तरह से पड़ा ही पड़ा। किसानी का काम पुरुष जब मजदूरी पे जाते थे महिलाएं करती ही थी। जैसे हम कह रहे हैं कि किसानी के सारे ही काम, अधिकतर काम महिलाएं करती हैं, निर्णय को छोड़कर
काफी सारे निर्णय पुरुष अभी भी किसानी के लेते हैं। तो हम कहते हैं आजकल हमारे यहाँ टेलीफोन पे खेती होती है, पुरुष जब मजदूरी पे बाहर जाते हैं फोन पे बताते हैं कौन सा बीज लगेगा, कौन सा खाद आएगा, कौन सी दुकान से लाना है। तो एक तरह से ये नियंत्रण पुरुषों का महिलाओं के ऊपर अभी भी रहा, ये इस दौरान भी रहा जब वो एक्चुअली वहां से वापस आने की कोशिशों में थे, बरकरार रहा। और जब आए वापस तो बल्कि दबाव, काम का दबाव उन पर और ज्यादा बढ़ गया। और जब वो वापस आए तो यहाँ पर मतलब हिंसा के लिए भी मतलब पूरे विश्व में ये दिखा कि एक तरह से शैडो पैंडेमिक की सिचुएशन हमारे सब जगह पे दिखी। महिलाओं के ऊपर हिंसा के केस पहले भी थे, अब भी बढ़े, पर उन एक समस्या और ज्यादा गहरी बनी कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर मदद नहीं मांग पाई। पुलिस के पास अगर हिम्मत करके थाने जाना चाहती तो थाना जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि सब तरह से आवाजाही बंद थी। ऐसे समय में संगठन ने एक तरह से हेल्पलाइन की शुरुआत की। नीता जी ये बताएं कि ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो नरेगा है ये भी एक बहुत ही शानदार योजना है गाँव में, और इसमें भी हम तमाम ऐसे ट्रेंड को पढ़ रहे हैं कि जब मनरेगा में महिलाएं काम मांगने जा रही हैं तो पुरुषों को एक मेन ब्रेड अर्नर के तौर पर देखकर उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है कि इन्हें परिवार को पालना है। इसके अलावा अब काम मांगने वाले हाथ भी बढ़ गए हैं। कोरोना से पहले ही बेरोजगारी का दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर था, उसके बाद अब हम देखें तो किस तरह की स्थिति बनी नरेगा में। तो जस्ट टू ब्रिंग बैक टू दिस कि ये वायलेंस के साथ साथ काम की जिम्मेदारी अब तक नरेगा में जब वेजेस कम थे तो महिलाओं को ही निभानी पड़ रही थी। तो गुजरात में अभी नरेगा का दर 224 रुपया प्रतिदिन बना है। ऐसे समय में जब पुरुष जब वापस आए और काम की उन्होंने भी काम की मांग की, प्रशासन का तो रवैया रहा कि नरेगा के लिए इतना तवज्जो कभी नहीं दिया गया। गुजरात में बहुत ही कम उससे प्रोत्साहित किया गया। 2020 में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था तो एक तरह से जिम्मेदारी लग रही है सरकार को कि कहीं ना कहीं हमें रोजगार देना पड़ेगा, तो बजट्स बने हैं, संख्याएं काम की मांग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। फिर भी हमें दिख रहा है काम मांगने वालों के सामने काम दिया जाना जो चाहिए उसकी संख्या अभी भी बहुत कम है। पुरुष काफी कार्यस्थल पर दिख रहे हैं, वर्क साइट्स पे हमें पुरुष दिख रहे हैं। महिलाएं जहां पे पहले अधिक दिखती थी उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अभी पुरुषों की संख्या दिख रही है। और ये भी एक नजर में आ रहा है कि इन सारे वर्क साइट्स के ऊपर जहां पुरुष जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरह से कम दिन का काम मिल रहा है। एक उदाहरण लेते हैं जहां वर्क साइट पे पहले 30-40 महिलाएं काम करती थी, उन्हीं वर्क साइट्स पर पुरुष महिलाएं दिख रही हैं जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा दिखती है। अब ये वर्क साइट्स पे संख्या तो बड़ी है पर उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, ये नरेगा विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, वो कम हुई है। तो वर्क साइट पे फिर टेंशन्स होते हैं, ऐसे टेंशन्स में महिलाओं को क्यों काम करने जाना है करके फिर से उन्हें वापस कहा जाता है कि आप घर के किसानी के काम कर लीजिए, आप वर्क साइट पे काम ज्यादा मत करिए। तो एक तरह से ये जो एक स्पेस उनकी थी अपने गांव में एक इज्जत के साथ अपने वेजेस गांव में अपने नाम से पा रही थी, अपने खाते में जमा होने का एक जरिया इस कानून ने दिया था, एक हक दिया था, वो कहीं ना कहीं उनसे अभी छिना जा रहा है। ऐसा हमें नजर आ रहा है। मैं मानती हूँ कि हर नागरिक का जो ग्रामीण है नरेगा के तहत उनका हक अधिकार है, पर ऐसे समय में शायद हमें काम बढ़ाने चाहिए, काम के दिन बढ़ाने चाहिए। और इन संगठनों की डिमांड कॉन्स्टेंटली ये रही है कि ये परिवार के 100 दिन के बजाय ये प्रति व्यक्ति 200 दिन का काम होना चाहिए। जिस तरह का वेज मिल रहा है, जिस तरह का आर्थिक संकट महिलाएं और परिवार फेस कर रही हैं, इन वेजेस को 224 में रह के कभी भी एक रिस्पेक्टेबल जीवन जीने का जरिया नहीं बन रहा है। इसको कम से कम 600 रुपए का प्रतिदिन का मांग बहुत ही स्ट्रांगली संगठनों ने किया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेगा संघर्ष मोर्चा हमेशा ये मांग करते रहे हैं। जी, मैं एक बार चुकी जी के पास जाना चाहूंगी। चुकी जी, अभी इन दिनों कोविड के दौरान ऐसे कई बदलाव लाई है केंद्र सरकार
सबसे पहले ये 3 अध्यादेशों की मैं बात करना चाहूंगी। इन 3 अध्यादेशों की में एपीएमसी मंडी एक्ट में बदलाव और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और खासतौर से अगर कर्नाटका की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स, इन सब बदलावों में महिलाएं किस तरह से इन बदलावों को देख रही हैं? क्या वो इस खतरे को भांप पा रही हैं? जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि इससे पूरा एमएसपी की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी स्थिति है, वही बदल सकती है। चुकी जी, क्या आप मुझे सुन सकती है? जी जी, सॉरी मैं म्यूट में थी। हम आपसे एक बार हाँ जी चुकी जी, मेरा यही सवाल है कि जो 3 अध्यादेश आए हैं सामने, इसको महिलाएं, खासतौर से जो महिला किसान हैं, वो किस तरह से आंक रही हैं? क्या उन्हें पता है कि एमएसपी को लेकर जो उनका अधिकार है वो खतरे में है कहीं ना कहीं? जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर विरोध हो रहा है, किसान सड़क पर भी उतरे हैं। जी बिल्कुल। जब से ये अध्यादेश आए हैं और खास तौर पे कर्नाटका में कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो था हमारा, बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक्ट था और एक बहुत ही लंबी लड़ाई की क्या एज अ रिजल्ट वो आया था। और वो लैंड टू द टिलर का जो सिद्धांत है, उसको तत्व पे ये जो हमारा कानून था उसमें जो बदलाव लाया गया है यहाँ पे कर्नाटका में। तो अभी ये अध्यादेश के वजह से ये चालू हुआ है और इसका पूरा क्या इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ही छोटे तरीके का, जो छोटे किसान हैं और आदिवासी किसान हैं और लैंडलेस फार्मर्स है, एग्रीकल्चर वर्कर्स है, और उन सब में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि whatever changes that they are bringing, they are first of all not in favor of the farming community per se, and forget about government so are policies. these women even aware about their rights and the MSP? Yes, because first of all, MSP is such a big conspiracy in this country. They just declare it for the sake of declaring it, and nowhere there is a legislation to compel the traders or the governments to buy under MSP. There is no statutory measure. This is the biggest challenge in this country. वही जो 4th ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही कि कम से कम एमएसपी का आश्वासन देते हुए एक 4th ऑर्डिनेंस लाया जाए। ये बताए कि इस बीच एफपीओस को भी बढ़ावा देने की सोच आगे बढ़ी ही है। ऐसे में भी फिर से ये खतरा जताया जा रहा है कि जो गैप है पुरुषों और महिलाओं के बीच और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि स्किल सेट्स, नॉलेज, ट्रेनिंग में एक बार फिर से प्राथमिकता दी जा सकती है पुरुषों को। अभी ये सरकार एफपीओस के बारे में बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पर एफपीओस आर नथिंग न्यू टू इंडिया. एफपीओस हैव ऑलवेज बीन देयर एंड वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ एफपीओस दे आर. एंड आर देयर एनी स्पेशल एफपीओस ऑफ women? We have hardly seen women, just women FPOs. So most of the FPOs उसमें सिर्फ पुरुष रहते हैं, और सभी जो निर्णायक जो क्या डिसीजंस लेने का है ये बॉडी रहता है, उसमें हम या 1 या 2 महिलाओं को ऐसे टोकन में रखने का ये जो संस्कृति यहाँ पे है इस देश में, यही है वो एफपीओ में. तो women are always neglected because there is just कहीं ना कहीं दिखाने के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए कि एफपीओज हैं और उसमें महिलाओं को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन सही मायनों में जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं अभी भी पुरुषों के हाथ में है. नीता जी, आपके पास आना चाहूंगी. बताएं कि अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, जिस तरह से एफपीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने काफी अच्छा काम किया है अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, लेकिन इस कोरोना संकट के दौरान इसमें भी 30% असर पड़ा है उनकी आमदनी में. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक तरह से जो समूहों को इकट्ठा होके बैठने की एक तरह से आदत हुई थी, लोग एक रेगुलरिटी जो फॉलो कर रहे थे. हमारे देश में कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो एक
विमेंस कलेक्टिव्स को इस तरह से लेजिटिमाइज करते हैं, जहां ग्रामीण महिलाएं इकट्ठे होकर अपने समूह बनाती हैं, वो सिर्फ अगर हम उनका नुकसान सिर्फ क्रेडिट में ना नापे, उनका लेन देन में तो डेफिनेटली रहा ही है, पर इसके अलावा उनके अपने निजी मुद्दों पर जहां बैठना, एक दूसरे की मदद कर पाना, ये जो एक मौका मिलता है, कोरोना के समय में इस पे बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है। दूसरा, एसएचजी मूवमेंट को अनफॉर्चुनेटली कोविड के समय में एक उनकी एक फेमिनाइन रोल के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा गया। मेरा मानना है कि जहां जहां एसएचजी को कहा गया कि प्रवासी मजदूरों के लिए आप कम्युनिटी किचन चलाइए, क्या हम इन्हीं समूहों को सपोर्ट करके जो श्रमिक आए हैं उन श्रमिकों को फिर से काम पे या नरेगा के काम पे मदद करने के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाने के लिए नहीं कर सकते थे? क्यों हमारी पॉलिसी सोच ऐसी सीमित रही जहां हमने एसएचजी के रोल को एक किचन रन करने की या मास्क बनाने की, दे आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ दोस एक्शंस, बट आई एम सेइंग दैट हमने कहीं ना कहीं उसी चश्मे से देखा महिलाओं की भूमिका को, जहां उनको घर या खाना देने उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी में सौंपा गया। इन्हीं समूहों में एक क्षमता है प्रोवाइडर के तौर पर श्रमिकों के ग्रुप बनाकर माइग्रेंट वर्कर की सिक्योरिटी, उनका रजिस्ट्रेशन, उनको नए काम दिलवाना, नरेगा साइट्स पे उनको एक सिस्टमैटिक रूप में संगठित करना, ये सारे ही काम बहुत जरूरी हैं, करना जरूरी था। और ये सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, कहीं भी किसी पार्टी का कोई काम नहीं है इसमें, तो इसे क्यों हम प्रमोट नहीं कर पाए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इन तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय, अपने सुझाव सामने रखने के लिए। ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी है, मुझे यहीं खत्म करना होगा इस विशेष चर्चा को। तो कुल मिला के जो महिलाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है, और जैसे एफएओ का भी कहना है कि अगर उनको वो सम्मान दिया जाए, अधिकार दिया जाए और वो कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो वो भी नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र को बनाने में, उसके विकास में अपना अहम योगदान दे सकती हैं, और तभी वो सही मायनों में अन्नपूर्णा और अन्नदाता बन पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।